गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, चैप्टर 6। अब कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू होगा उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उससे वो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टेकिंग इनटू द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्या क्या लेंगे उसमें। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, सबसे पहले ये लिखेंगे। सेकंड, शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा उसका जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसको लिखा जाएगा। शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे उसके शेयर्स लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड में। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल ऑफ फर्म उस समय वैल्यूड हुई है उसमें जो उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं, और गेनर पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर ये एंट्री बनती है, तो जो उसका शेयर है वो उसको क्रेडिट किया जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, भले कोई व्यक्ति विद इन या अकाउंटिंग पीरियड के बीच में ही रिटायर होता है, तो जब तक वो लाइव रहा है, जब तक वो जिन ड्यूटी पे रहा है, पार्टनर रहा है, तब तक उसका टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट दिया जाएगा जो भी है। अगर सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का, तो वो भी टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक ही दिया जाता है। ये एग्रीमेंट में प्रोविज़न होगा तभी दिया जाता है, अगर नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी और ये सब नहीं दिया जाता है। तो दीज अबव आइटम्स इंक्रीज द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये क्लेम उसके इंक्रीज करता है, तो इसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और कौन कौन से आइटम हम डेबिट साइड में लिखते हैं जो उसके क्लेम को डिक्रीज करते हैं। द आइटम विच डिक्रीज द क्लेम, वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। वो क्या होते हैं। ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का तो 2 करके लिखेंगे डेबिट साइड में। ड्राइंग, और डेबिट साइड में लिखते हैं ड्राइंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर की जो ड्राइंग है उसको 2 करके लिखेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी 2 करके लिखा जाएगा। एडवांस आर लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, अगर फर्म से लोन ले रखा है तो फर्म से लोन कैसे पता करेंगे, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा। तो अगर फर्म से पार्टनर ने लोन ले रखा है तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेज ऑफ द पास्ट ईयर, पिछले सालों का जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज होता है वो बैलेंस शीट में दिया रहता है, और किस साइड में दिया रहेगा, एसेट साइड में दिया रहेगा। तो जो उसके लॉसेज होते हैं उसमें भी उसका शेयर 2 करके लिखते हैं डेबिट साइड में। शेयर इन लॉसेज ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो इसको भी डेबिट में लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन करके। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के विषय में क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो भी अमाउंट ड्यू होगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, the payment of retiring partner amount due to him his capital account is transferred to his loan account। तो जब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट विल अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जो न्यू फर्म की बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो आप लोग ड्रा करोगे उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन होगा उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। अब रिटायरिंग पार्टनर का लोन जो पेमेंट है, जो लोन अमाउंट है, वो या तो उसको तुरंत पेमेंट किया जाता है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। ये कोर्स से आपके डिलीट हो चुका, परंतु मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, जो इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू होगा उसमें अनलेस एग्रीड अदरवाइज, या तो एग्रीमेंट में हो कि कितने % इंटरेस्ट देना है, क्वेश्चन में दिया हो तो उतने % इंटरेस्ट देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखता है इंटरेस्ट के विषय में, तो रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम।
टिल द टाइम अमाउंट ड्यू टू हिम इज़ नॉट पेड, जब तक का उसका अमाउंट ड्यू का पेमेंट नहीं हुआ तब तक उसको 6% इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। एट दिस ऑप्शन ही may take interest instead of interest, share of profit and share have been earned by use of the amount due to him। अब पेमेंट रिटायरिंग पार्टनर का कैसे करते हैं? पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो अमाउंट ड्यू होता है रिटायरिंग पार्टनर का, जो आप लोन अकाउंट में डालते हैं, उसको दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है पेमेंट ड्यू अमाउंट इन लमसम, सारा पैसा एक साथ पेमेंट कर दिया गया, या पेमेंट जो ड्यू हुआ है रिटायरिंग पार्टनर का उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाए, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो जब पेमेंट ड्यू को हम लमसम पूरा पेमेंट एक साथ करते हैं तो एंट्री बनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जो लोन अकाउंट में आप डालते हो अमाउंट, वो लोन में न डाल के तब आप टू बैंक करके या टू कैश करके कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर का लिखेंगे, जब सारा पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही पेमेंट कर दिया जाता है। तो इफ़ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट शोज डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, दैट मच अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर, तो उतना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर से रिसीव किया जाता है। तो जब रिसीव करोगे डेबिट बैलेंस होगा तो पैसा देगा रिटायरिंग पार्टनर फर्म को, तो एंट्री बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो पेमेंट किया जाएगा, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक हो जाता है। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो रिटायरिंग पार्टनर पैसा देता है फर्म को, तब एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट ड्यू लमसम का पेमेंट करते हैं। और जब पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हैं, अगर इट में बी एग्रीड among the partner that amount payable to the retiring partner will be paid in installment. In such case, balance is capital account is transferred to his loan account. तो उसका बैलेंस, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीधी निकलता है रिटायरिंग पार्टनर का, वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऑन विच इंटरेस्ट में या मे नॉट बी पेबल एंड इट इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। टिल इट इज़ पेड ऑफ, जब तक वो पे हो जाएगा। इफ़ इंटरेस्ट इज पेबल, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। जितनी आउटस्टैंडिंग लोन होगा बिगनिंग ऑफ ईयर में, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में बी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो प्रिंसिपल जितने इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, उसको जो है दोनों पेमेंट किया जाता है। जो अमाउंट जो पे करते हैं वो लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो बैलेंस बच जाएगा उस पर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट निकाल के क्रेडिट करेंगे और फिर उसका पेमेंट करेंगे। इस तरीके से लोन अकाउंट बनाया जाता है। परंतु लोन अकाउंट इस साल आपके कोर्स से डिलीट है तो इसके क्वेश्चन नहीं कराएंगे, परंतु एंट्रियाँ बता दे रहे हैं। व्हेन डिक्रीज पार्टनर तो जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में, तो एंट्री बनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तब एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। जब तक का इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं होता है तब तक का इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं एग्रीड रेट पे। अगर नहीं दिया रेट तो 6% पर एनम कैलकुलेट करके दिया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड एक्ट में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाते हैं, जो कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा फर्म को तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। तो या तो इंटरेस्ट का अमाउंट दिया रहता रेट तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके क्रेडिट करते हैं, या 6% के हिसाब से करेंगे। तो एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट जब प्रोवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अब जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रिटायरिंग पार्टनर लोन को डेबिट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का आपने उस पीरियड तक एक्रूड किया है उसको जोड़ के पेमेंट किया जाता है।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पेमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, तो पूरा अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकलता है उसको रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब चैप्टर 7 डेथ ऑफ पार्टनर, नई बुक में चैप्टर 7 है और जो 2019 की बुक है उसमें दोनों कंबाइंड दिया हुआ चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ कंबाइंड है। और न्यू बुक जो 2020 में छपी है उसमें दोनों चैप्टर को अलग अलग कर दिया है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर आर सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। जैसे हम लोग रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में करते थे सेम प्रोसीजर, सेम सब कुछ डेथ में भी किया जाता है, डेथ ऑफ पार्टनर में। अब कंप्यूटेशन अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर का अमाउंट कैसे ड्यू, कितना कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हेन ए पार्टनर डाई, अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो हिज हायर मतलब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है लीगली, उसे हायर कहते हैं। तो हिज हायर आर इंटाइटल टू अमाउंट ड्यू, जितना अमाउंट ड्यू है वो हायर इंटाइटल होता है। एंड द राइट्स, और उसको अधिकार भी मिलता है विच ए रिटायरिंग पार्टनर है, जो कि रिटायरिंग पार्टनर के पास अधिकार होते हैं, वही अधिकार डिसीज पार्टनर मतलब डेथ वाले पार्टनर को भी मिल जाते हैं। द अमाउंट दैट बिकम ड्यू टू द हायर, जो हायर मतलब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अमाउंट ड्यू है, डिटरमाइंड एज हैज़ बीन डिस्कस अंडर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट निकालते हैं, उसी तरीके से डेथ वाले पार्टनर का भी अमाउंट निकाला जाएगा। अनलाइक रिटायरमेंट विच कैन बी प्लान, रिटायरमेंट तो आप प्लान कर सकते हो कि हम फला डेट को रिटायर होंगे, बट डेथ में अकर ऑन एनी डे, डेथ तो किसी भी समय हो सकती है, इसका तो प्लान नहीं कर सकते ना। तो द हायर ऑफ डिसीज पार्टनर आर आल्सो इंटाइटल टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। जो उसका हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा डिसीज पार्टनर का, डिसीज मतलब डेथ वाले पार्टनर का, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट पे भी उसका हकदार होगा। कब से? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। सपोज मार्च में बुक्स क्लोज हो रही है और कोई 1 मई को डेथ हो गई पार्टनर की, तो अप्रैल और मई, 1 मई को ही तो 1 महीना जीता रहा ना अप्रैल, तो अप्रैल का जो 1 महीने का जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर को वो भी उसको दिया जाता है हायर। Similarly, legal heir have to bear loss incurred from the beginning of the financial year till the date of death. अगर कोई लॉस हो गया है फर्म को फाइनेंशियल बिगिनिंग से लेके और जब तक वो जिंदा रहा है तब तक का उसको लॉस भी बियर करना होगा। पार्टनरशिप डीड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड का जितने पीरियड वो जिंदा रहा, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से टिल द डेट ऑफ डेथ के पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, इसके विषय में मेथड क्या होगा वो उसका पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब रहता है। द हायर ऑफ डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल द फॉलोइंग, जो डिसीज पार्टनर का हायर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डेथ वाले पार्टनर का, वो किन किन चीज़ों का इंटाइटल रहता है। जो इंटाइटल होता है उसकी कैपिटल अकाउंट में, डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाता है, और जो रिड्यूस करता है वो डेबिट में लिखते हैं। तो ये जो आइटम बता रहे हैं ये आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्या क्या इंटाइटल होता है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है, एंड करेंट अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो दोनों अमाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट तो तब मेंटेन होता है जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन होगा। तो बैलेंस शीट में जो भी आपका बैलेंस दिया होगा डिसीज पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट, वो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होगा उसको भी दिया जाएगा। दूसरी चीज़, हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, जैसे रिटायरिंग को देते हैं वैसे डिसीज को भी देंगे। His share of profit earned from the beginning of the financial year till the date of death, फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग से और जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसको दिया जाता है डिसीज पार्टनर को। हिज शेयर ऑफ गेन और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन,
ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि जब भी रिकन्स्टिट्यूट फर्म होती है उस समय कुछ ना कुछ एसेट्स की वैल्यू में और लायबिलिटी की असेसमेंट में कुछ चेंजेस आता है, उसके लिए रिवोल्यूशन बनता है। तो जो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका जो शेयर होगा वो भी डिसीज पार्टनर को दिया जाता है। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो बैलेंस शीट में शो होते हैं, तो उसमें लायबिलिटी साइड में दिए रहते हैं प्रॉफिट और रिजर्व। तो प्रॉफिट और रिजर्व में भी उसका शेयर उसको दिया जाएगा जितने का वो पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ इफ अलाउड बाय द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा ये तो डीड में अलाउ होता है तभी दिया जाता है। तो अगर डीड में अलाउ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग से और जब तक वो जिंदा रहा तब तक पीरियड का ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। हिज सैलरी और कमीशन ये भी अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ इफ अलाउड बाय पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में अलाउड है तो उसको सैलरी और कमीशन भी अप टू द डेट ऑफ डेथ दिया जाएगा। एडवांस और लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने कोई एडवांस या लोन फर्म को दे रखा है तो वो भी उसके पे कर दिया जाता है। तो फर्म को दे रखा कैसे पता करेंगे, वो आपका एसेट साइड में पार्टनर के नाम से लोन या एडवांस दिया होगा, इसके मतलब फर्म से ले रखा है पार्टनर ने। अब फॉलोइंग अमाउंट आर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, जो डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई उसके कैपिटल में ये जितनी चीज़ें आपको ऊपर वाली बताई ये तो सब क्रेडिट होती हैं, परंतु आप जो बता रहे हैं वो डेबिट की जाएंगी। तो फॉलोइंग अमाउंट आर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, क्या क्या डेबिट होता है, हिज शेयर ऑफ लॉस इफ एनी इंकर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से और टिल द डेट ऑफ डेथ जो भी अगर लॉस अगर हुआ है तो उसका शेयर उसको डेबिट किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है तो उसका भी शेयर उसको डेबिट किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज, एक्यूमुलेटेड लॉसेज बैलेंस शीट में रहते हैं, एसेट साइड में शो होते हैं, तो उसमें भी उसका शेयर जो होगा वो भी उसको डेबिट किया जाएगा। हिज ड्राइंग, उसकी उसने जो ड्राइंग किया उसको भी डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी डेबिट करेंगे। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म, अगर फर्म से उसने लोन ले रखा है या एडवांस दे रखा है तो उसको भी डेबिट करेंगे। और ये फर्म से ले रखा है तो वो लायबिलिटी साइड में शो होता है बैलेंस शीट में, तो लायबिलिटी में अगर शो हो रहा है इसके मतलब उसने फर्म से ले रखा है तो इसको भी डेबिट करते हैं। करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस है डिसीज पार्टनर का तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे। द एबव एडजस्टमेंट आर मेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर एंड देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ हिज एग्जीक्यूटर, जिसकी डेथ हुई है, जैसे मान लीजिए ABC पार्टनर है, C की डेथ हो गई तो एक नया अकाउंट खोला जाएगा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो उसमें C के कैपिटल का जो बैलेंस होगा बैलेंस CD वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तब जनरल बनती है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। रिटायरमेंट में हम लोन अकाउंट में डालते हैं उसी पार्टनर के, पर यहाँ पर हम डेथ के केस में सारा पैसा एग्जीक्यूटर को डाल देते हैं, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, C की डेथ हो गई तो C का केवल कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लायबिलिटी में लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस BD, ये क्रेडिट बैलेंस कर दिया है। करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो बाई करेंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का लोन अगर दिया हुआ है तो पार्टनर्स लोन, ये किधर दिया होगा, ये एसेट साइड में दिया होगा, लायबिलिटी साइड में दिया होगा। दो तरीके की तरफ दिया जा सकता है। तो अगर एसेट साइड में दिया है तो डेबिट में लिखते हैं और लायबिलिटी में दिया तो बाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो लोन, फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड सस्पेंस अकाउंट करके डालते हैं जो ड्यूरिंग द पीरियड टिल द डेट ऑफ डेथ शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ का जो अमाउंट निकालते हैं वो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिखते हैं।
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो ईयर के एंड में बनाया जाता है। तो विद इन द ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर के बीच में अगर कोई प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए एक नई ओपन कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो उस वो करके उसका प्रॉफिट शेयर डाला जाता है। रिवोल्यूशन का अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाई रिवोल्यूशन करके डालेंगे उसका शेयर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हैं तो उसको भी बाई करके शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसका शेयर भी देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देना है पार्टनर को, तो टिल द डेट ऑफ डेथ का जो कैलकुलेट करेंगे वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें क्रेडिट करते हैं जो आपको अब डेबिट में क्या करते हैं, अगर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो टू करेंट अकाउंट करके लिखेंगे। अगर लोन है पार्टनर का एसेट साइड में तो टू लोन टू पार्टनर वो लिखेंगे। रिवैल्यूएशन का अगर लॉस हुआ है तो टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो उसका जो लॉस होगा शेयर होगा वो टू करके लिखेंगे। रिटायरिंग डिसीज पार्टनर ने अगर ड्रॉ किया है, ड्राइंग है तो टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में वो अमाउंट लिखते हैं जो लॉस होता है फ्रॉम द करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर लॉस होगा तो टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिखेंगे। टू गुडविल अकाउंट, अब गुडविल अकाउंट जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हो रही है तो वो तो राइट ऑफ कर दी जाती है, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका शेयर होता है उसको भी टू करके लिखते हैं। फिर क्रेडिट से डेबिट का वैल्यू घटा देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। रिटायरमेंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और डेथ के केस में हम डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। वो रिटायरिंग पार्टनर तो रिटायर लाइव है, डेथ हो गई जिसकी वो तो डेथ हो गई, तो उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। अगर इन केस देयर इज डेबिट बैलेंस, आपने जो बैलेंस शीट ही निकाला तो मान लीजिए डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट कम आ रहा है तो इसको अंदर डेबिट बैलेंस हुआ। तो इन केस डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस डिसीज पार्टनर इज रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर्स। जो डिसीज पार्टनर के जो संपत्ति प्राइवेट होती है उससे फिर वो रिकवर किया जाता है। अब जो डिसीज पार्टनर को पेमेंट करना होता है तो पेमेंट टू हिज एग्जीक्यूटर इज मेड एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। जैसा कि पार्टनरशिप डीड में दिया होगा उस तरीके से उसको पेमेंट किया जाएगा। एज एग्रीड बाय द रिमेनिंग पार्टनर एंड द एग्जीक्यूटर, जैसा कि रिमेनिंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपस में एग्री करते हैं, उस हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो ड्यू अमाउंट में भी पेड कैसे कर सकते हैं, या तो लमसम करें फुल अमाउंट इमीडिएटली इन लमसम, और दूसरा इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें। तो जब फुल अमाउंट पेमेंट करते हैं, व्हेन पेमेंट इज मेड इन फुल इमीडिएटली इन लमसम, तो डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उसमें तो एग्जीक्यूटर करके ट्रांसफर करेंगे। तब एंट्री बनाते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बनती है। और अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो लोन अमाउंट जो बैलेंस होता है, जो एग्जीक्यूटर का बैलेंस बीडी होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एज पर एग्रीड रेट। अगर एग्रीड रेट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट को पहले डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो एक्चुअली इस साल के आपके कोर्स में से डिसीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपको बनाने को नहीं आएगा, परंतु आपको कैसे अकाउंटिंग एंट्री होती है उसके विषय में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अमाउंट ड्यू होता है इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट करना होता है तो पहले इंटरेस्ट जितना आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटर के अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको पहले क्रेडिट करेंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो जब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे उसे कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। और जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर इसी तरीके नेक्स्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूटर का बैलेंस होगा क्रेडिट, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे।
उसको क्रेडिट करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट करेंगे। इसी तरीके से प्रोसीजर करते रहते हैं जब तक कि एग्जीक्यूटर का पेमेंट नहीं हो जाता है। अब हमने कहा जो आदमी, जो पार्टनर की डेथ होती है, तो डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो जब तक वो लाइव रहा, मतलब जब तक वो जिंदा रहा, तब तक बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी उसको शेयर मिलेगा। तो वो शेयर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा प्रॉफिट, इसके विषय में पार्टनरशिप डीड में डिस्क्राइब रहता है, जिसके दो तरीके होते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और डेथ के केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसका चेंज होता है, वो किस तरीके करते हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। बाकी सारे एडजस्टमेंट सेम तरीके से होते हैं जैसे कि हमने पिछले चैप्टर रिटायरमेंट में डिस्कस किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये दो मेथड होते हैं, एक टर्नओवर बेसिस होता है, दूसरा टाइम बेसिस होता है। दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन वी हैव डिस्कस्ड दैट द डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of his death. In case of loss, he will bear his share of loss till the date of death. His share of profit from the date of the last balance sheet till the date of death is credited to deceased partner's capital account and debited to profit and loss suspense account or continuing partner's capital account. कंटिन्यू पार्टनर्स के कैपिटल में क्रिएट किया था। ऐसी सिचुएशन कब आती है, अगर न्यू प्रॉफिट रेशियो दिया होगा तब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री नहीं बनाते हैं, तब गेन कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल एंट्री बनाई जाती है और कंटिन्यू पार्टनर को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कब करेंगे, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। लिखा है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यू पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं होता उनका, तब हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यू पार्टनर्स चेंज, अगर चेंज हो जाता है तो फिर हमारी एंट्री बन जाती है कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंटिन्यू पार्टनर को डेबिट करते हैं गेनिंग रेशियो में। अगर इन केस लॉस होता है, अकाउंटिंग बुक बैलेंस लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट से टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तब इसी एंट्री का रिवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा। और अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज है तब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल बन जाता है और उसके गेनिंग रेशियो में इसका जस्ट रिवर्ट हो जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द बुक आर क्लोज एंड क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन। दिस में बी inconvenient, therefore profit is estimated. Profit may be estimated either on the basis of time or on the basis of sales. दो तरीके से estimation of profit on the basis of time, जिसे कहते हैं टाइम फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या टर्नओवर फैक्टर, सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ टाइम बेसिस इज यूज, the profit is assumed to have arisen uniformly over the year. Suppose profit for the year 24,000 and a partner die after 2 months of the close of the previous year, 2 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, तो प्रॉफिट फॉर 2 मंथ निकालेंगे पहले। तो प्रॉफिट फॉर 2 मंथ कैसे निकालोगे, 24,000 इंटू 2/12, तो प्रॉफिट 4 मंथ का आ गया। इफ डिसीज पार्टनर लुक 3/10 शेयर, आप उसका 3/10 मान लिया उसका प्रॉफिट है, तो 4,000 का 3/10 निकालोगे, उसका शेयर निकालोगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, तो जो वैल्यू आएगी वो आ गई 4,000 इंटू 3/10। डिसीज पार्टनर का शेयर इस एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया तो आ गया 1,200। तो 1,200 जो अमाउंट आया, द डिसीज पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड एज एग्रीड टू एमंग ऑल द पार्टनर
It may be calculated on the basis of previous year profit alone or on the basis of average of the profit certain previous year. या तो पार्टनर जैसे डिसाइड करें कि भाई प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे करंट ईयर के प्रॉफिट मान के टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करिए, या प्रीवियस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस पास्ट ईयर के कई सालों का ले लें, जैसा क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो रिटायरमेंट में आप डिस्कस कर चुके हो, सेम चीज़ें डेथ में भी होती हैं। केवल डेथ तो प्लान से नहीं किया जा सकता है, तो जब तक वो लाइव रहता है उस पीरियड तक का अगर कोई प्रॉफिट फर्म में अर्न हुआ या लॉस अर्न हुआ है तो उसमें भी टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करते हैं। तो उसके दो मेथड होते हैं, एक टाइम बेसिस पे और दूसरा टर्नओवर बेसिस पे। टाइम बेसिस का क्वेश्चन है सामने, कह रहा राम, मनोहर एंड जोशी आर पार्टनर इन अ फर्म। जोशी डाइड 28 फरवरी 2019, 28 फरवरी को जोशी की डेथ हो गई। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death। देखिए राम, मनोहर 3 जो पार्टनर है, रेशियो नहीं बता रहा। जब रेशियो नहीं लिखा रहता है इसके मतलब इक्वल के पार्टनर है। पहली बात, पार्टनरशिप साइलेंट तो सारे पार्टनर इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 28 फरवरी को जोशी की डेथ हो गई और उसके शेयर को लास्ट अकाउंटिंग ईयर से टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, कह रहा एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। और 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2016, 2017, 2018। तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, दिया हुआ है 80,000, 90,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। Calculate Joshi's share of profit till the date of death and pass journal entry for the same when there is no change in profit sharing ratio of remaining partner and there is change in profit sharing ratio of remaining partner। न्यू रेशियो 3:2। 2 कंडीशन में कह रहा है, क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं आपको। तो जब पहला कंडीशन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं चेंज होगा तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। पर कैसे निकालोगे आप, पहले आप कह रहा है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे मिलेगा तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड करिए, एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप एवरेज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालिएगा। तो कब तक, वो 28 फरवरी को उसकी डेथ हुई है और बुक्स क्लोज हो रही मार्च में, क्योंकि मार्च का प्रॉफिट दिया है। इसके मतलब जनवरी, मतलब आप मार्च की बात काउंट करिए तो 28 फरवरी का मतलब 11 मंथ जिंदा रहा, तो 11/12 निकालेंगे, वो हो गया एवरेज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। फिर जोशी का शेयर निकालेंगे 1/3, तो जो आएगा उस वैल्यू से एंट्री की जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, एवरेज प्रॉफिट पहले तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ के 3 से डिवाइड किया तो 2,70,000 आएगा और डिवाइडेड बाई 3 तो आ गया 90,000। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो अप्रैल 18 से 28 फरवरी 19 तक का पीरियड जो होगा दैट इज 11 मंथ, तो 11 मंथ का निकालेंगे 90,000 इंटू 11/12, तो जो वैल्यू आएगी वो 82,500 आ गया। ठीक, अब इस वैल्यू में जोशी का शेयर निकालेंगे तो लिखेंगे जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल के पार्टनर हो गए, तो 3 पार्टनर है तो 1/3 हो गया, तो 82,500 इंटू 1/3, तो जो वैल्यू आएगी वो आ रही 27,500। ये जोशी का शेयर हो गया प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। करेक्ट। अब पहली कंडीशन पे देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब चेंज ही नहीं है तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीस कैपिटल अकाउंट 27,500 से। और सेकेंड केस में चेंज है तो पहले आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, तब एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोशीस कैपिटल अकाउंट। 27,500 जोशी को क्रेडिट करेंगे और गेनिंग रेशियो में राम और मनोहर को डेबिट करेंगे, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा तब। तो गेनिंग शेयर का फार्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो न्यू तो इक्वली है, ओल्ड जो है उसका चेंज है 3/2,
3:2, तो 3/5, 2/5। तो आप पहले निकाल लेंगे, जो निकलेगा उस रेशियो में राम और मनोहर को डेबिट कर देंगे। ये एंट्री बनती है। एक क्वेश्चन और इस पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। करा ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। बी डाइट ऑन 30 जून 2019। बी की डेथ हो गई 30 जून 2019 को। बी का शेयर क्या है? 2/6। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून, जिस दिन डेट हुई है 2019, वॉज एस्टिमेटेड एट 90,000। करंट 90,000 एस्टिमेट हुआ। ए एंड सी डिसाइड द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 with effect from 1 July. Give the generality to record B's share of profit till the date of death. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 90,000 till the date of death प्रॉफिट दिए हुआ है, तो पहले इसमें शेयर निकालेंगे बी का। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2/6। तो 90,000 का 2/6 निकाल लेंगे। अब चूंकि न्यू रेशियो दिया है तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री बनेगी नहीं, फिर हम गेनिंग शेयर निकालेंगे। तो गेनिंग शेयर का फार्मूला होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है। तो ए का न्यू हो गया 3/5, ओल्ड हो गया 3/6। 3/5 माइनस 3/6। इसी तरीके से सी का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/6। तो जो रेशियो आएगा वो 3/10 और 7/10 आ जाएगा। ठीक है। आप निकालना पड़ेगा इसको। ये देखिए नीचे लिखा है, कैसे निकाला आपने। व्हेन शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो कंटिन्यू पार्टनर चेंज, तो आउट गोइंग पार्टनर शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल ऑफ गेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ए गेन कर रहा 3/5 माइनस 3/6, तो कितना हो गया? 3/30। और 2/5 माइनस 1/6 मतलब 7/30। तो रेशियो क्या हो गया? 7:3। तो जो 30,000 शेयर निकाला था बी का 90,000 में 2/6, तो बी को क्रेडिट कर देंगे और ए और सी को डेबिट करेंगे और उसको बांट देंगे 30,000 को 3:7 के रेशियो में। मतलब 3/10 ए डेबिट हो जाएगा 30,000 का, और 30,000 का 7/10 सी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। ये एंट्री तब बनती है जब न्यू रेशियो दिया होगा, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट की एंट्री बनाई जाती है। तो ये हो गया टाइम बेसिस पे। दूसरा मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मतलब सेल्स बेसिस। तो जब सेल्स बेसिस पे निकालना होता है, इफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर, वी शुड नो सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। ऐसे क्वेश्चन में पिछले साल के सेल और सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ दी होगी। और इट इज़ एज्यूम दैट प्रॉफिट हैज अराइजन यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द ईयर। ये मान लिया जाता है जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वही प्रॉफिट इस साल भी होगा। ठीक है। तो ऐसे केस में पहले हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे और लास्ट ईयर की सेल के बेस पे रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद सेल अप टू डेट ऑफ डेथ दी होगी तो उसमें उसकी प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। फिर उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पार्टनर है, एक पार्टनर डाई ऑन 1 जून 2019, 1 जून 2019 को एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पार्टनर डेथ हो गई। अकाउंट बीइंग क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट जो क्लोज होते हैं 31 मार्च को होते हैं हर साल। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी डिटरमाइंड। कह रहा प्रॉफिट जो टिल द डेट, तो कब तक वो जिंदा रहा? अप्रैल मई, 2 महीने जिंदा रहा। 1 जून को तो डेथ हो गई, तो जो अप्रैल मई का प्रॉफिट निकालेंगे डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस निकालेंगे। एज्यूमिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020 विल बी सेम,
वो सेम होगा एज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जैसा कि 2019 में प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट 20 में भी होगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 की 12 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19 का 2,40,000, और सेल्स अप्रैल से मई तक जब तक वो लाइव रहा, जिंदा रहा, तब तक के 3 लाख। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लास्ट ईयर इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 2,40,000, तो 2,40,000 अपॉन 12 लाख 12 लाख इंटू 100 तो निकालेंगे तो आएगा 20%। तो रेट ऑफ प्रॉफिट हो गया 20%। अब सेकेंड स्टेप में निकालेंगे प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अप्रैल टू मई तक 20% है, तो 3 लाख की सेल है तो 3 लाख का 20% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60,000। अगर मान लीजिए डिसीज पार्टनर का कोई परसेंटेज दिया है, जैसे इसमें मान लिया है उसने कि डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल 1/4 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 के शेयर ऑफ प्रॉफिट का जिसकी डेथ हुई वो इंटाइटल था, तो उसका हायर जो इसका स्टेट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने रुपए उसको मिलेगा 60,000 का 1/4 मतलब 15,000 प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट। दूसरा तरीका ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप रेट ऑफ प्रॉफिट मत निकालिए, रेट ऑफ प्रॉफिट की जगह डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे निकालते हैं, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ। जैसे इसी केस को हम निकालते हैं तो 2,40,000 अपॉन 12 लाख इंटू सेल का मई तक कितनी हुई 3 लाख हुई, तो इंटू 3 लाख ये होगा इंटू अब उसका 1/4 शेयर था जो पार्टनर की डेथ हुई है कि तो 1 इंटू 1/4 तब भी वही वैल्यू निकलेगी। तो इस तरीके से 2 मेथड होते हैं प्रॉफिट निकालने के। ये क्वेश्चन से आप पता करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये टर्नओवर बेसिस का क्वेश्चन है। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ए और बी 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:2:1 में। बी डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को बी की डेथ हो गई, तो बी का शेयर कितना है 2/5। ठीक है। अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर अकाउंट क्लोज हो जाता है 31 मार्च को। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कह रहा हूँ, 31 मार्च 2019 की सेल कितनी थी वॉज 3 लाख एंड 3 लाख फुल स्टॉप। कह रहा आप 1 लाख अमाउंट बिटवीन पीरियड ऑफ ये सेल्स ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2019। मतलब जब तक वो जिंदा रहा तब तक की सेल जो है वो 1 लाख है। पिछले साल मार्च 19 की सेल 3 लाख है और जब तक वो जिंदा रहा तब तक की सेल 1 लाख है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वॉज 30,000। प्रॉफिट जो था वो 30,000 था पिछले साल। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, केवल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करा रहा है। तो 2 तरीके हमने बताए हैं, या तो आप पिछले साल के सेल के बेस पे रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो वो निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इंटू 100। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 तो 10% आ गया। या दूसरे तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो हमने दूसरा मेथड बताया था। ये आ गया 10% आ गया। अब प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ 20 डेट ऑन सेल्स कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट निकालेंगे, 10% रेट निकला तो 10%, तो आ गया 10,000। 10,000 प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट ही आया टिल द डेट ऑफ डेथ जो सेल हुई उसमें प्रॉफिट 10,000 आ गया। अब 10,000 प्रॉफिट में बी का शेयर निकालेंगे, तो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा 2/5। 10,000 का 2/5 निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4,000। अब चूँकि रेशियो तो बदला नहीं है तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी। एंट्री तो बनाने को कह रहे हैं कि कैलकुलेट करने कह रहा है।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज सेम एज हैज बीन डिस्कस अंडर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक, जब व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस दिन गुडविल वैल्यू डेथ हुई है उस दिन जो गुडविल वैल्यूड होगी उसमें सबसे पहले हम डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे और उस वैल्यू से डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे, उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनर पार्टनर में। तो एंट्री बनाते हैं गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। दूसरी कंडीशन दे सकता है व्हेन डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट मतलब पहले गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है और फिर रिटर्न ऑफ किया, तब दो एंट्री बनाएंगे। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गुडविल रेज कर देंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर में इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, उसको भी लेते हुए ओवर रेशियो में बांट देते हैं। फिर इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। और ये किस रेशियो में हो जाएगा? न्यू रेशियो में। तो इस तरीके से किया जाता है जब थ्रू गुडविल अकाउंट कहेगा। तो सेम एडजस्टमेंट है जो मान लिया एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है और चेंज हो गया रेशियो, तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है डेथ में, तो तब क्या बनाएंगे एंट्री? तो गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाती है। बाकी सारे ट्रीटमेंट, सारे एडजस्टमेंट उसी तरीके होते हैं जैसे आप रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं। लगाइएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। तो आज आपका डेथ का चैप्टर फिनिश हो गया।